हम महात्मा गांधी की आदर्श समाज, अहिंसात्मक समाज या राज्य राम राज्य का अध्ययन करेंगे। गांधी जी के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत ही गांधी जी द्वारा चित्रित आदर्श राज्य, जिसे वे राम राज्य कहते थे। राम राज्य शब्द का जो कुछ भ्रामक हो सकता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ है रामचंद्र जी का राज्य। वस्तुतः राजा रामचंद्र के समय और आज की स्थिति में अवस्था और काल का एक लंबा वेग होने के कारण राम राज्य आज की स्थिति में व्यवहारिक नहीं हो सकता। गांधी जी भी इस बात से परिचित थे कि उनके द्वारा राम राज्य शब्द का प्रयोग भावनावश अलंकारिक अर्थ में किया गया है, शाब्दिक अर्थ में नहीं। उनके राम राज्य का अर्थ है आदर्श व्यवस्था। गांधी जी के जो था राम राज्य का क्या अर्थ है? आदर्श व्यवस्था। इस संबंध में गांधी जी ने प्लेटो के समान दो आदर्शों का वर्णन किया है। प्रथम पूर्ण आदर्श, द्वितीय उपादर्श। उनकी पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन गांधी जी यथार्थवादी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्ण आदर्श की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से उप आदर्श की कल्पना की गई है और गांधी जी के आदर्श समाज या राज्य के रूप में हमारे द्वारा उनके उप आदर्श का अध्ययन किया जाता है। गांधी जी के उप आदर्श समाज का या उनके आदर्श राज्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, अहिंसात्मक समाज। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगा और पुलिस, जेल, सेना तथा न्यायालय आदि शासन की बाध्यकारी सत्ताएं भी होंगी। फिर भी यह इस दृष्टि से अहिंसात्मक समाज है कि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्प्रेरित करने के लिए नहीं, वरन उसकी सेवा के लिए किया गया जाएगा। इस आदर्श समाज में कभी कभी समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध दबाव का प्रयोग करना पड़ सकता है, किंतु दबाव का रूप सत्याग्रह का होगा, हिंसात्मक नहीं। दूसरा हमारा आता है शासन का रूप लोकतांत्रिक। गांधी जी के आदर्श समाज में शासन का रूप पूर्णतः लोकतांत्रिक होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, वरन जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भाग लेगी। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। तीसरा हमारा आता है विकेंद्रित सत्ता। गांधी जी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेंद्रित सत्ता है। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग से स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना करना चाहते थे, जिसका आधार ग्राम पंचायतें होंगी। विकेंद्रीकरण को और अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन ग्राम के ऊपर जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ हों, जैसे प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, जिससे सत्ता का समस्त केंद्र ग्राम पंचायतें ही बनी रहें। इस प्रकार की व्यवस्था से ग्रामों में स्वशासन और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी और वे वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र होंगे। आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण। गांधी जी के आदर्श राज्य में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया गया है। विशाल तथा केंद्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त कर दिए जाएंगे और उनके स्थान पर कुटीर उद्योग धंधे चलाए जाएंगे। उन मशीनों का तो प्रयोग किया जा सकेगा जो व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होती है, किंतु मशीनों को मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बनाया जाएगा। हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट है नागरिक अधिकारों पर आधारित। गांधी जी का राज्य समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण और लिंग आदि भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है निजी संपत्ति का अस्तित्व। इस आदर्श राज्य में निजी संपत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, किंतु संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग
निजी स्वार्थ के लिए नहीं वरन समस्त समाज के कल्याण के लिए करेंगे। वे ये समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज ही है और समाज के द्वारा उन्हें इस संपत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। इस आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा और भौतिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों के द्वारा कुछ न कुछ शारीरिक श्रम किए जाने पर समाज में वास्तविक समानता स्थापित हो सकेगी। नेक्स्ट आता है वर्ण व्यवस्था। गांधी जी का आदर्श समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। प्राचीन काल की तरह समाज 4 वर्णों में विभाजित होगा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण पंच परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, किंतु विविध वर्णों या वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे और किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। गांधी जी के आदर्श समाज में स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उनका मुख्य कार्य क्षेत्र घर पर ही होगा। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उनके आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं था। धर्मनिरपेक्ष समाज। इस समाज में किसी एक विशेष धर्म को आश्रय प्राप्त नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुविधाएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट, गोवध निषेध। गांधी जी भारत जैसे राज्य में धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत अधिक आवश्यक मानते थे, इसलिए उनके द्वारा अपने आदर्श समाज में गो हत्या का निषेध किया गया है। नेक्स्ट, मद्य निषेध। गांधी जी का निश्चित विचार था कि मद्य और अन्य मादक पदार्थों का प्रयोग व्यक्तियों का चरित्र पतन करता है, अतः उनके आदर्श समाज में न तो मादक वस्तुओं का उत्पादन होगा और न उनकी बिक्री। नेक्स्ट, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। गांधी जी के आदर्श समाज में गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशाला होगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति प्रिय। गांधी जी वसुधैव कुटुंब की धारणा में विश्वास करते थे। इस कारण उनका आदर्श राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित करेगा।